Yes. Yes, Vijay. So as you have seen in your holidays homework list, three topics are there. If I am not wrong, so those three topics are: first is consumer awareness, second topic is social issues, and third topic is related to our sustainable development. Am I right, Vijay? Hope you all have seen that. Three topics are there. ठीक है, sustainable development, social issues, और थर्ड वन है consumer awareness. ठीक, and instruction में what is written that you have to prepare a project file on any of these three. Whatever topic you like, you feel comfortable with, any topic of your choice. ठीक है, थ्री टॉपिक्स हैं. जो वाला भी टॉपिक आपको बढ़िया लगता है, यू फील कि यू कैन राइट इन ए वेरी गुड मैनर, इन ए बेटर वे, यू कैन एक्सप्लेन टॉपिक ऑफ योर चॉइस. चाहे यू कैन टेक कंज्यूमर अवेयरनेस, okay, no problem. If you want to write about different social issues, you can take up that issue, that topic. Or if you want to write about this sustainable development, you can make use of that topic. Okay, all three are not to be written, any one. So first your step will be to think very carefully कि with which topic you are very much comfortable. पहले तो you have to decide that. ठीक है, after deciding then what to do, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो फाइल के पेजेस होते हैं, लूज शीट्स जो होती है ना फाइल के, तो 15 पेजेस शुड बी देयर. 15 पेजेस. ठीक है, एंड सिंपल प्लेन फोल्डर इज टू बी यूज्ड. सिंपल प्लेन फाइल फोल्डर जो होता है, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई उसके ऊपर कवर नहीं करना. सिंपल जो प्लास्टिक फोल्डर होता है, सिंपल रूटीन फाइल्स का, जैसे अपने टक शॉप से भी मिल जाती है कि फाइल्स, ऐसी वाली फाइल कोई भी आप लेके 15 पेजेस ले लेने हैं. और सिंपल प्लेन प्लास्टिक फोल्डर जो होता है, फाइल फोल्डर, वो वाला फोल्डर लेना है. और उसका जो फर्स्ट पेज होता है, दैट इज़ नॉट टू बी थ्रोन. समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि ये तो एक्स्ट्रा पेज है, इसकी क्या ज़रूरत है, वो फेंकना नहीं है आपने. दैट इज़ नॉट टू बी थ्रोन. उसके ऊपर कंप्लीट अपना यू हैव टू राइट योर नेम, रोल नंबर, योर, उस पर लिखा होता है नेम ऑफ द स्कूल, सेशन, नेम ऑफ द टॉपिक. मतलब एक पूरा वो प्रिंटेड होता है पेज, फाइल के बीच में ही लगा होता है. If you want, it's not compulsion. If you want, you can buy it from Amrik sir also. If you want, ठीक है, not a compulsion. Again, I am repeating. तो that type of file folder में उसका जो फ्रंट पेज है उसको फेंकना नहीं. प्रिंटेड पेज जो होता है उस पर सारा प्रोजेक्ट फाइल का ही लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, तो उस पर आपने यू हैव टू फिल. ठीक है, सेशन होता है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट ऑफ सबमिशन. तो डेट ऑफ सबमिशन जो आपको नहीं पता चलेगा वो छोड़ देना है. डेट ऑफ सबमिशन जब आप मुझे सबमिट करोगे, दैट डेट इज़ टू बी रिटन, तो नो प्रॉब्लम, उसको आप फॉर द टाइम बीइंग वो वाला पार्ट आपने छोड़ देना है. और फिर एक होता है टीचर्स सिग्नेचर, वो वाला पार्ट भी यू विल लीव, बिकॉज दैट टू टीचर हैज़ टू सी एंड आफ्टर दैट साइंस आर टू बी डन. तो वो वाला पार्ट आपने छोड़ देना है. मतलब जो उसमें आपको क्लियर होगा वो अपने अपने रिगार्डिंग जो आपकी चीज़ होगी, दैट यू हैव टू फिल इन दैट. ठीक है, आफ्टर दैट फर्स्ट पेज के ऊपर यू हैव टू राइट बोल्डली, जो जहाँ पे लिखने वाला पेज स्टार्ट होता है, राइटिंग पार्ट. तो फर्स्टली नाइसली ब्यूटीफुली यू हैव टू राइट योर नेम ऑफ द टॉपिक. वो लिख के उसके बाद फिर आप अपना स्टार्ट करना है. और एक पेज के ऊपर इट वुड बी बेटर अगर आप इंडेक्स बना लो. इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ है. जैसे हम बुक्स में देखते हैं ना, इंडेक्स कंटेंट वाला पेज होता है कि ये चैप्टर है पेज नंबर सो एंड सो, ये चैप्टर है पेज नंबर सो एंड सो. तो नाउ इन द फाइल चैप्टर्स तो नहीं होंगे, टॉपिक्स होंगे आपके. जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करोगे तो वो आपने उसका इंडेक्स, आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हो कंटेंट का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू योर दिस हैंड राइटिंग. इट शुड बी हैंड रिटन. टाइप रिटन फॉर्म में नहीं करना है कि आप टाइप कर लो, उसको कंप्यूटर पे बैठ जाओ, लैपटॉप पे टाइप कर लो. टाइप रिटन इज नॉट टू बी डन. इट शुड बी प्रॉपरली हैंड रिटन. एंड वेयर एवर हेडिंग्स आर कमिंग, क्योंकि टॉपिक जब आप एक्सपेंड करोगे तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक है, तो फर्स्टली सिंपल सी बात है, इफ़ वी व्हेन वी स्टार्ट एनी टॉपिक, तो फर्स्टली वी शुड गिव इट्स मीनिंग कि होता क्या है ना. तो पहले आप मीनिंग दोगे, फिर आप उस चीज़ के रीजंस बताओगे, कॉजेज बताओगे. उसके बाद उसके एप्लीकेशंस अगर बनती हैं, ज़रूरी नहीं सभी की हों, एप्लीकेशंस अगर बनती हैं तो वो, या उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या हाउ दैट वर्क इज़ गोइंग ऑन इन अवर कंट्री. तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे. लास्ट में आप दोगे कि कंक्लूजन कि आपने यू हैव प्रिपेयर्ड, तो व्हाट इज़ द कट शॉर्ट जिस्ट या कंक्लूजन ऑफ दैट टॉपिक. ठीक है, मतलब स्टेप्स में ही आपने काम चलाना है.
तो जैसे हम इन द बिगनिंग कंक्लूजन तो नहीं ना दे सकते, मीनिंग ऑफ एनी जो टॉपिक है वो एंड में नहीं देते, वो बिगनिंग में ही देते हैं, तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग शुड बी देयर, प्लीज़ अवॉइड कटिंग, ओवर राइटिंग, वो सारा कुछ अवॉइड करो। पहले आप सोचोगी व्हाट आर यू राइटिंग, उसके बाद इट वुड बी बेटर अगर आप अपना कुछ रफ काम के ऊपर, रफ कॉपी के ऊपर पहले प्लान कर लो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से लिखनी है, तो वो अपना रफ कॉपी के ऊपर आप कर लोगे, रफ पेजेस के ऊपर, तो फिर उससे यू विल बी गेटिंग द हेल्प कि हाउ टू प्रोसीड ऑन द मेन फाइल। अदरवाइज फिर आपके पेजेस ख़राब होंगे, फिर आपको दोबारा से बाय करने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि पहले थोड़ा रफ के ऊपर अपना प्लान कर लें कि हमने कैसे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट जो फाइल के पेजेस हैं उसके ऊपर आप पेंसिल से नंबरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पहले कर लेते हैं ना, तो जब उसको लगाना होता है फाइल में इंसर्ट करना होता है, तो समटाइम्स वी फॉरगेट कि कौन सा पेज पहले आना था, विच पेज शुड कम लेटर ऑन, कई बार हमें याद नहीं रहता है। तो इससे बेटर होगा कि जब आप राइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हो तो ऑन द टॉप, जैसे वी डू इन अवर स्कूल होमवर्क नोटबुक्स ऑल्सो, तो टॉप के ऊपर राइट साइड पे विद पेंसिल छोटा सा आप नंबरिंग कर लो, पेंसिल से, नॉट विद पेन, ठीक है। वो आप करके रखोगे तो लेटर ऑन व्हेन फाइल इज टू बी अरेंज्ड ऑल द पेजेस, तो दैट विल हेल्प यू ए लॉट। आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पेज पहले था कौन सा बाद में, नंबरिंग होगी तो आराम से आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसको पिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वन अदर थिंग वाज देयर, हाँ जी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स, कोई न्यूज़पेपर कटिंग्स, मैगजीन कटिंग्स, मैगजीन की कोई रिपोर्ट है उसकी कटिंग, दिस टाइप ऑफ वर्क कैन बी डन। एक साइड होती है ना प्लेन, अब फाइल्स आप करते ही हो मैथ्स में या अदर, नाइन्थ में भी किया हुआ है, तो वन साइड ऑफ द दैट पेज इज प्लेन एंड वन साइड लाइंस होती हैं जिस पे लिखना होता है। तो जो प्लेन साइड है वहाँ पे राइट साइड पे आप यू आर राइटिंग, तो उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर, मतलब वट एवर मैटर यू आर राइटिंग, आप उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली या विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर आप उसको बताना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लेन, तो उसकी लेफ्ट साइड पे जो प्लेन साइड है वहाँ पे रेलिवेंट पिक्चर या रेलिवेंट कोई कटिंग या रेलिवेंट कोई डाटा, कोई बार डायग्राम, ग्राफ के ऊपर, वट एवर वे, एनी वे ऑफ प्रेजेंटेशन, थ्री वेज होते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ टेबल्स, वी कैन मेक यूज़ ऑफ ग्राफ्स, ग्राफिक डायग्राम्स, और वी कैन मेक यूज़ ऑफ सिंपल बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम या बार डायग्राम है, ये जो भी बनता है, या वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ। अगेन ये नहीं है कि सभी कुछ ही करेंगे, आपको जो लगता है आपके आप, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल मीन्स आप इंडिविजुअली आप कर रहे हो, है ना, कॉपी नहीं करना एक दूसरे से, तो आप अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग यू शुड प्रेजेंट, जो आप सोच रहे हो जो आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यू शुड ड्रॉ द दिस, मेक यूज़ ऑफ द प्लेन साइड ऑफ द पेज, ठीक है। तो बस व्हाट आई वांट टू से, लेफ्ट साइड, ऐसे राइट साइड पे आप लिख रहे हो, लेफ्ट साइड पे उससे रिलेटेड ही पिक्चर हो, ये ना हो कि आप लिख कुछ और रहे हो और उसके सामने पिक्चर आप किसी और चीज़ की लगा रहे हो, तो वो बड़ा गलत हो जाता है, फिर दैट विल रिड्यूस द मार्क्स, आपके जो मार्क्स होते हैं दे गेट डिडक्टेड, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से करना है। देन कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो, कोई न्यूज़ रिपोर्ट हो, कोई मैगजीन की रिपोर्ट है, आप उसको कटिंग करके भी लगा सकते हो, किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन कैन बी डन, ठीक, नाइसली और प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि डायग्राम बना के लगा दिया, पता चल ही नहीं रहा है कि वो डायग्राम क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिखा, वाई पे कुछ नहीं लिखा, या उसका इंडेक्स ही नहीं बनाया, या आप कोई मैप भी यूज़ कर रहे हो, यू कैन मेक यूज़ ऑफ एनी मैप ऑल्सो, तो पता ही नहीं चल रहा कि आप दिखा क्या रहे हो। प्रॉपरली इंडेक्स होना चाहिए, प्रॉपरली इट शुड बी लेबल्ड, ताकि क्लैरिटी हो कि ये जो डायग्राम है या जो कुछ भी है, वट एवर यू आर यूजिंग, कि दैट इज रिलेटेड टू विच थिंग, अगले को क्लियर हो एग्जामिनर को कि ये क्या है, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट, ठीक है। फिर आपने जो हेडिंग्स होंगे आपके टॉपिक के, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हेडिंग्स को थोड़ा सा बोल्डली लिखना है, बोल्डली मतलब कैपिटल लेटर्स में कर लो, दैट वुड बी बेटर। अगर कैपिटल में नहीं भी करना तो थोड़ा सा मतलब फॉन्ट साइज अपना हाथ का ही, जैसे आप लिखते हो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए कि दिस इज़ द हेडिंग, थोड़ा पता चले कि ये हेडिंग है, उसके नीचे यू आर एक्सप्लेनिंग। और हेडिंग्स को प्लीज़ अंडरलाइन प्रॉपरली, यू कैन मेक यूज़ ऑफ कलर्ड पेन, कलर्ड पेंसिल या स्केच पेन, एज यू विश। आई होप ये नाइन्थ क्लास में आपने किया है तो यू नो ऑल द थिंग्स, बट स्टिल आई एम ब्रशिंग अप ओनली। तो दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन मीन्स नाइस, ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन। अब डेकोरेटिव का मीनिंग ये भी नहीं है कि आप डेकोरेशन पे ही सारा जोर लगा दो एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द कंटेंट पार्ट, जो लिखने वाला पार्ट है वो आप
थोड़ा सा ही लिख रहे हो ढंग से उसको, यू आर नॉट राइटिंग, और डेकोरेशन पे ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी देयर। मतलब एक एक लॉजिक सा होना चाहिए ना, कोई कोई चीज़ है तो किसी चीज़ को आप सजा रहे हो तो पहले सजाने लायक कुछ मैटर तो हो, उसी को ही आप डेकोरेट करोगे। ये नहीं कि आप लिख रहे हो गलत मलत और थोड़ा सा लिख रहे हो एंड यू आर कलरिंग इट ए लॉट, डिज़ाइनिंग इट ए लॉट, वो भी नहीं। मतलब एक बैलेंस्ड पिक्चर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद इन दैट लिस्ट यू हैव सीन वन अदर थिंग इज ऑल्सो रिटन दिस एनी आर्ट फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। आर्ट फॉर्म का मतलब कि आपने डेकोरेट करना है, आप कोई भी आर्ट का कोई भी स्टाइल, जो दो स्टूडेंट्स हु आर वेल वर्स्ड इन आर्ट वर्क, जिनको थोड़ा बहुत ड्राइंग आती है उनको तो पता ही होगा, कोई भी आर्ट फॉर्म आप ले सकते हो। जैसे मान लो नॉर्थ इंडियन कोई आप आर्ट का कोई डिज़ाइन लेना चाहते हो, जब जहाँ आप डेकोरेट कर रहे हो है ना प्लेन साइड पे, तो वहाँ पे आप वो डिज़ाइन बना सकते हो। आप साउथ इंडिया का कोई आर्ट फॉर्म, कोई भी, कोई पेंटिंग का आर्ट फॉर्म, कोई लोकल किसी कल्चर का कोई आर्ट फॉर्म, कोई भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके का, इंडिया के भारत के किसी भी पार्ट का, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो उस एरिया की, उस पर्टिकुलर रीजन की, उस साइड की कोई भी आप आर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से, मतलब जिससे थोड़ी क्लैरिटी हो कि हाँ आप वहाँ का दिखा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पंजाब का स्टाइल, जैसे मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि ये नहीं कि सबने यही कर देना है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने प्लेन साइड पे एक मार्जिन सा बना के अपना डिज़ाइनिंग जहाँ भी कर रहे हो, छोटा छोटा सा बॉर्डर सा बनाया आपने, उसमें आपने मान लो आप फुलकारी वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हो, मान लीजिए, ठीक है, सपोज। तो फिर उसको देख के हमें पता चल जाता है कि इमीडिएटली ये पंजाब वाले रीजन का डिज़ाइन है ना। कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स ही आप कुछ भी ड्रॉ कर लेते हो तो आपको वो या पहाड़ी स्टाइल है या राजस्थानी स्टाइल की पेंटिंग है या असमिया स्टाइल की, असम वाली साइड की, नॉर्थ ईस्ट साइड का कोई ट्राइबल आर्ट का कुछ भी, जैसे वो पेंटिंग्स अपनी बनाते हैं, कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लेना, कुछ भी किसी एरिया के कल्चर को दिखाने वाली चीज़ों की आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको थोड़ा सा सर्च भी करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट यू हैव टू प्रिपेयर, तो थोड़ा सा सर्च करो कि कौन कौन सी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। बस ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ दैट इज़ कि वो आर्ट फॉर्म इंडिया की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यूरोप की ले लो, अमेरिका की ले लो, हैं, अफ्रीका की ले लो, वो नहीं लेनी आपने। इंडिया की किसी भी पार्ट की, नॉर्थ साइड की, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की, वेस्ट साइड की, किसी भी ईस्ट साइड की, किसी भी साइड की, उड़ीसा की आप ले सकते हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कोई भी अपने देश की कोई भी आप ले सकते हो। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे में वही ड्रॉ ही करते जाना है, टेम्पल ड्रॉ करने शुरू कर दो, वो नहीं। जो भी आपने थोड़ा बहुत डिज़ाइन ड्रॉ करने हैं तो बीच बीच में उसको आप इंसर्ट कर सकते हो, ताकि वो ब्यूटीफुली आपकी डेकोरेशन भी हो जाए। और उससे उसका रीज़न क्या है, सो दैट वी शुड नो अबाउट द वेरियस आर्ट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, थोड़ा सा हमें अपने कंट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। जब आप उसकी सर्च करोगे तो ऑब्वियसली बेटे, जब आप नेट पे निकालोगे तो आप ये तो नहीं कि आप सिर्फ आर्ट फॉर्म ही देखोगे, आप थोड़ा सा उस एरिया के बारे में उसका पढ़ोगे, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, हमें कुछ उस एरिया की थोड़ा सा हमें हो जाता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। अच्छा यहाँ पे ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, या कब करते थे, आजकल क्या कर रहे हैं, है ना। थोड़ी सी हमें मतलब हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, ये है हमारा, ठीक है। तो उससे अगर इंटीग्रेशन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, हमारी जो एक लगाव होता है, एक जो इंटीग्रेशन और अटैचमेंट है विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो वो आप कोई भी लगा सकते हो, कोई भी जो आपका दिल करे, इंडिया की होनी चाहिए कुछ भी, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा सा जब आप डेकोरेशन करते हो तो उसमें उसको यूज़ कर लेना है। ये नहीं कि काम छोड़ के, टॉपिक छोड़ के आप सिर्फ आर्ट ही बनाते रहो, वो भी नहीं। एक मिक्स्ड, एक बैलेंस्ड सा वर्क यू हैव टू डू, ठीक। और लास्ट में कंक्लूजन आपने लिख देना है। कंक्लूजन में एक स्मॉल पैराग्राफ, शॉर्ट सा पैराग्राफ, उसमें आप लिख दोगे कि भाई इन नटशेल वी कैन से, आगे जो भी आपका कंक्लूजन है, ठीक। और वन अदर थिंग जो आपका है टॉपिक दिस सोशल इश्यूज, उसमें एटलीस्ट 4 इश्यूज कैन बी टेकन, एटलीस्ट। मतलब ये नहीं कि आप कोई एक टॉपिक ही आप ले लो, मान लो सोशल इशू आप लेते हो, ओवर पॉपुलेशन, तो दैट डज नॉट मीन कि पूरी प्रोजेक्ट फाइल पे ओवर पॉपुलेशन का ही आपने लिखना है, नो। कम से कम 4 टॉपिक्स आपके होने चाहिए, 4 इश्यूज आपके यू हैव टू कवर इन दैट सोशल इश्यूज। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल
प्लीज़ डोंट टेक इट कि जो मैंने कहा है तो वही लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, कोई भी 4 आप ले सकते हो ऑफ योर चॉइस, जिसके बारे में आपको मैटर मिल जाए, आप कंफर्टेबली लिख सको। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने लिखना हो तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, आई वुड लाइक टू राइट अबाउट पॉवर्टी या इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है, ये हमारी सोशल प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम है। या हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, रिच और पुअर वाला जो गैप है, मैं उसके ऊपर लिखूंगी। मतलब कोई भी 4, एनी 4, ठीक है। तो आप कोई 4 कम से कम। एडिशनली इफ़ यू वांट टू ऐड, आपको कोई एक दो और टॉपिक आपके ख्याल में आ रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हो। मतलब मिनिमम देयर शुड बी 4, और मैक्सिमम लिखने हो तो ऐसे हम कह सकते हैं 1 या 2 टॉपिक और आप ले सकते हो, 2 इश्यूज ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम 6, कम से कम 4, 5 भी हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सोशल इश्यूज में ओनली 1 इशू इज नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड, मिनिमम 4 इश्यूज कैन बी एक्सप्लेन्ड, मैक्सिमम 6, और इफ यू वांट 5 इश्यूज दैट इज अप टू यू। मतलब रेंज है 4 to 6 के बीच में, ठीक। तो वो सारा कुछ आपने, फिर जो जो आप सोशल इशू लोगे तो उसके सामने जिस, मतलब अपनी आपकी फाइल के फिर 4 पार्ट्स हो जाएंगे। मान लो आप 4 लिख रहे हो, तो जो जो आप लिख रहे हो जो वाला इशू, तो उसके सामने उससे रेलिवेंट, उससे रिलेटेड पिक्चर, कुछ रिपोर्ट, कुछ डायग्राम, वो आप लगा सकते हो, है ना। मान लो आप लिख रहे हो पॉवर्टी के बारे में, और पिक्चर आप लगा रहे हो कोई आप मान लीजिए एग्रीकल्चर की, तो फिर कोई उसकी बात नहीं बनी। एग्रीकल्चर एक अलग टॉपिक है, पॉवर्टी का अलग है। तो पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से रिलेटेड पिक्चर्स ही आप लगाओगे। अगर आप ओवर पॉपुलेशन है तो ओवर पॉपुलेशन की वो क्राउड वाला, मतलब कुछ भी ऐसे उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड पिक्चर्स ही आप लगाओगे, ठीक है। मतलब रिलेशन आपने देखना है, इरेलीवेंस नहीं होनी चाहिए कि टॉपिक कुछ और है और डिज़ाइनिंग और ड्राइंग आपकी कुछ और है, डेकोरेशन कुछ और है, ठीक है। तो वो आपने देखना है। सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट, और आफ्टर कंप्लीशन यू विल कीप दैट फाइल विद यू। तो जब भी उसको मंगवाना होगा, सो डायरेक्शंस विल बी गिवन, इंस्ट्रक्शंस विल बी सेंट इन द क्लास ग्रुप। फिर वो अपनी फाइल संभाल के रखनी है, ठीक है। उसको मिसप्लेस नहीं करना। टेक केयर ऑफ दैट फाइल, कीप इट प्रॉपरली विद यू, उसको केयरफुली अपने पास रखना है। तो जब भी मंगवानी होगी तो फिर यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन कि भी आप अपनी फाइल दीजिए या लेके आइए, ठीक है। तो उसको फेंक नहीं देना है कि बस हमने कर लिया, टीचर को बता दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आफ्टर वेकेशन यू विल बी गिवन ड्यू नोटिस रिगार्डिंग दिस कि हमने क्या काम करना है, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉलीडेज होमवर्क। नाउ कमिंग टू दिस लास्ट सेगमेंट, यहाँ पर क्या है, इसमें फ्यू पॉइंट्स ऑफ 2-3 पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स और 2-3 पॉइंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, दे हैव बीन डिस्कस्ड। सो यू प्लीज अंडरलाइन फ्रॉम हियर, यहाँ करके पहले आप अंडरलाइन कर लो, देन आई टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। यहाँ से नीचे से थर्ड लाइन, constitutional status for local government has helped to deepen the democracy in our country, also increased women's representation and voice in our democracy. ये these two are the benefits of local governments, ठीक है। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि what are the benefits, what we can say benefits या advantages have been seen due to this local government, तो these points can be mentioned. आफ्टर दैट यहाँ पर है थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आगे लिखना, देयर आर एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज किसकी, डिफिकल्टीज इन द पाथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट की, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस या दे आर फेसिंग। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो कि इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, बट ग्राम सभाs आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये के लाइन। देन नेक्स्ट, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड significant powers to local government, nor have they been given adequate resources, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके पहले ये वाली जो लाइन्स हैं इसमें अंडरलाइन नहीं करना, मैं वैसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे इट हैज़ बीन टोल्ड कि इन आर कंट्री जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग पंच ऑफ द दिस पंच एंड सरपंच ऑफ विलेज पंचायत, जो म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर्स हैं हमारे वार्ड्स के, तो ये सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, elected representatives, their number is very large. I am having old book, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 more than 36 lakhs, but I am sure in new edition books this number would be different. I think so, near about 40 lakhs के आसपास होगा। Can anyone help me? Any one of you
who has new edition book, can you please tell ये 36 lakhs की जगह what is the number written? Anyone बेटे? No one? Okay, no problem, no problem. इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देयर नंबर इज सच ए वास्ट नंबर. हाँ जी बेटे, प्लीज टेल. 2 children have raised hand. Anyone can tell बेटे what is the number here? 36 lakh मैम. हाँ जी, 36 lakh. 36 lakhs. 36 ही है. ओके फाइन. तो 36 के आगे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, दिस नंबर इज बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मतलब हमारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये हमारे वो बेचारे चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वर्ल्ड में ऐसे कई छोटे छोटे देश हैं, छोटे बड़े स्मॉल से कंट्रीज हैं, उनकी उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी. तो फिर देखो हमारा कंट्री इज रियली ब्लेस्ड कंट्री, इतनी पॉपुलेशन है, इतने तो हमारे इलेक्टेड ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो फिर देखो उनके पीछे पब्लिक कितनी होगी. दैट इज ए सरप्राइजिंग नंबर. और यू नो वेरी वेल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस राइट नाउ विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इज ऑफ चाइना, आफ्टर दैट इंडिया. तो फिर बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग नंबर है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ठीक है. अब है कि फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, पंचायत या कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी, तो उसका एडवांटेज क्या हुआ है? एडवांटेज इज दिस कि इससे लोगों के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है एट द ग्रास रूट लेवल, दैट हैज़ डीपन्ड होता है, जैसे गहरे तक समा जाना ना, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाना, सिस्टम अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. मतलब वी गेट हैबिचुअल कि डेमोक्रेटिक वे से ही हमने काम करना है. तो जब हम अपने एक छोटे से वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए हमें इलेक्शंस करते हैं, उसमें वोट डालते हैं, तो हमें वो जो वोटिंग वाली हैबिट है, दैट इज़ द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, है ना. लोग चुनते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अवर सिंगल वोट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी एक सिंगल वोट से भी कोई पर्सन जीत भी सकता है, कोई पर्सन लूज भी कर सकता है, हार भी सकता है. तो लोगों के अंदर वो स्पिरिट आती है, डेमोक्रेसी अंदर से डीपन होने का मतलब उनके अंदर वो सॉलिडली एक एब्जॉर्ब हो जाती है वो वाली हैबिट. ठीक है. मतलब हमारे ऊपर कोई इम्पोज नहीं करता है अवर रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम लोग खुद ही चुनते हैं. तो जिसको जो चुना जाता है, इलेक्ट होता है, दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंटेटिव इज़ वेरी वेरी मच पॉपुलर अमंग द पीपल. अपने एरिया में वो बड़ा पॉपुलर है, काम कर रहा है, तो पॉपुलर भी होगा. तो एक तरह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ गिवन लोकल एरिया, दैट ऑल्सो डेवलप्स. सेकेंडली क्या हुआ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई इन 1992, तो उसका एडवांटेज ये हुआ कि अब इलेक्शंस रेगुलरली की जाती हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो वो रेगुलरली, मतलब अगर 5 years का टाइम है, तो हर 5 years के बाद इलेक्शंस की जाती हैं, करवाई जाती हैं. ये नहीं कि 5 के 6 year कर दो, 7 कर दो, ऐसा नहीं. रेगुलरिटी हैज़ कम. और उस रेगुलरिटी के बाद अनदर इंटरेस्टिंग जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, दैट इज़ टूवर्ड्स द विमेन रिप्रेजेंटेशन. तो पहले क्या होता था, लोकल इलेक्शंस में लोकल गवर्नमेंट जो ये पंचायत और कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा नहीं खड़ी होती थी इलेक्शन में, पार्टिसिपेट नहीं, मतलब वोट डालने तो जाते थे, एज ए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी. तो वेरियस रीजंस आर देयर, 8th में आपने पढ़ा ही हुआ है, बट स्टिल अब यहाँ क्या किया गया कि नाउ इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी और कंपल्सरी कि 1/3 विमेन ही होनी चाहिए. तो अब जब 1/3 विमेन का मतलब कि पंचायत के जितने मेंबर्स हैं उसमें 1/3 विमेन होंगी, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी काउंसलर्स हैं उसमें 1/3 विमेन होंगी. तो ड्यू टू ये कंपल्शन अब वो वहाँ पर विमेन कैंडिडेट को ही खड़े होना पड़ता है. अगर कोई पार्टीज भी खड़ी करती हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहती हैं लोकल ये इलेक्शंस में, तो विमेन ही होंगी. तो फिर एक तरह से चाहे वो उनका पहले जो होता था उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन ही होता था, थोड़ी हेजिटेशन होती थी. अब नाउ विमेन आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड. आप लोग भी अपने आसपास देखते हो, अपने जो वार्ड्स हैं उसके इलेक्शंस में बहुत सारी जो लेडीज़ होते हैं, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट. वो बड़ा खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जीतते भी हैं, विनिंग भी होती हैं. हारना जीतना तो वो एक अलग इशू है, बट पार्टिसिपेशन करते हैं, पूरा कंपटीशन देते हैं. काम करना है तो उसमें डेवलपमेंट के काम में इट हार्डली मैटर्स कि विमेन है कि मेन है, बट विमेन को पूरा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये मतलब है इसका. फिर उसके बाद है कि फ्यू प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, कि जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है या कोई भी डिफरेंट स्टेट्स की, वो अभी भी अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं दी है. दी तो हैं,
बट और ज़्यादा एक होता है ना, पूरा वो अपने जैसे जैसे मैं आपको कहूँ जस्ट फॉर एग्जांपल कि स्कूल में क्लास लगी हुई है, तो मैं कहूँ कि बेटे आई गिव यू सम फ्रीडम कि यू कैन सिट ऑन एनी बेंच, आप कहीं भी बैठ जाओ, है ना, पर मैं वहाँ पे आई एम ऑल्सो सिटिंग देयर इन द रूम, बट आई कीप एन ऑब्जर्वेशन ऑन यू एंड आई डोंट अलाउ you to go out of the room. So that means freedom has been given, but that freedom is a restricted freedom. कि आप घूम तो सकते हो बट विद इन द क्लासरूम ओनली, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द ग्राउंड या इन द कॉरिडोर और कहीं और नहीं आपको जाने दे रहे। तो इसका मतलब अभी भी आपके ऊपर चेक है, ऑब्जर्वेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे ही जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, थोड़ी बहुत फ्रीडम तो उनको दी गई है, बट और थोड़ी सी जो होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने डेवलपमेंट को करना है, कैसे वो अपना जो फंड्स उनको मिलते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च करने हैं अपने तरीके से, अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए अभी भी मतलब फुल फ्रीडम उनके पास नहीं है। फिर उनको जितने रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मीन्स फंड्स, फाइनेंशियल जो हेल्प है, क्योंकि उनके पास अपना तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है। जो आपके एरिया का या हमारे एरिया का जो भी काउंसलर है, उस वो अपने एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए पर्सनली कहाँ से पैसे खर्च करेगा? अपने घर के पैसे तो नहीं खर्च करने उसने, है ना, गवर्नमेंट से मिलेंगे वही खर्च करने हैं। तो वो जो मनी वाला जो पार्ट है, फाइनेंशियल हेल्प वाला पार्ट है, वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे उनको अलॉट नहीं करती हैं, फंड्स अलॉट नहीं करती हैं। तो जितने थोड़े बहुत मिलते हैं उसी में दे हैव टू वर्क, उसी में उनको अपना काम चलाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो विलेजेस हैं, एक यहाँ पे ग्राम सभा वाली बात लिखी हुई है कि जो विलेजेस हैं वहाँ पे पंचायत का तो मीटिंग्स रेगुलरली होती हैं, पंचायतों का तो, क्योंकि वो बजट आया, क्या करना है क्या नहीं, वो लोग तो आपस में रेगुलरली मीटिंग होती है उनकी। बट जो ग्राम सभा के लोग हैं, ग्राम सभा में आ जाता है पूरा विलेज, पूरे विलेज में 18 और 18 से ऊपर की एज के लोग, उनकी मीटिंग्स इतनी रेगुलरली नहीं होती हैं। मतलब वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के इतना टाइम नहीं निकालने की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि भाई सारे गांव के लोग जो बड़े हैं वो सारे मिलके बैठे रेगुलरली चेक करें कि हमारे विलेज में क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग्स इतनी रेगुलरली नहीं होती हैं जितनी पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। सो ये सारा कुछ है हमारा इसका। ये आ जाएगा प्रॉब्लम्स में कि इवन आफ्टर 1992 के अमेंडमेंट्स के बाद भी ऑल्दो बहुत चेंज हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है काम, बट स्टिल दीज थिंग्स नीड टू बी पेड मोर अटेंशन, इनकी तरफ भी अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारा है। विद दिस अवर वी फिनिश अवर चैप्टर। ये जो ऊपर एग्जाम्पल वगैरह ये दिस इज ओनली फॉर योर ओन रीडिंग, इसको कोई ये क्वेश्चन की फॉर्म में सच नहीं आता है, ये आपका अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये आपने खुद से रीड करने हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज पार्ट। जो आपकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है, अगेन आई एम टेलिंग, मैंने जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है टुडे आई हैव सेंट द पीडीएफ, वो भी आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर ओनली दोज क्वेश्चंस आर टू बी रिटन, जो पहले भेजे थे और जो आज भेजे हैं, ठीक। उसके बाद नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, दे आर टू बी सॉल्व्ड ओनली ऑन द बुक। ये बुक के ऊपर, ये जो है ना, ये हमें बुक के ऊपर ही कर लेना है, कॉपी पे करने की देयर इज नो नीड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन ए ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब ये आप हॉलीडेज में कर सकते हो, कॉपी पे नहीं करना है ये, बट अपना प्रैक्टिस के लिए। अब ये दिस इज नथिंग एल्स, नेम्स ऑफ सम स्टेट्स हैव बीन गिवन, ठीक है। तो आप अपना घर पे प्रैक्टिस के लिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप यू कैन टेक, उस पे दीज स्टेट्स आर टू बी लोकेटेड। बट माई सजेशन वुड बी, ये तो आपने करनी है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टिल नॉट वेल वर्स्ड विद द लोकेशन ऑफ अवर स्टेट्स, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप सारी स्टेट्स की लोकेशन कर लो, एज यू डू इन 5th 6th क्लास इंडिया की स्टेट्स करते हो ना, तो ऐसे ही आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाली स्टेट्स को ज़रा ज़्यादा 2 बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना कि कौन कौन सी हैं, ठीक। तो कॉपी के ऊपर नहीं करना, ये मैप के ऊपर अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू। Then second question, identify and shade 3 federal countries other than India on a blank outline political map of the world. ये भी आपने अपना पर्सनल प्रैक्टिस के लिए नोटबुक के ऊपर ये पेस्ट नहीं करने हैं, राइट। तो वर्ल्ड का मैप लेके, पॉलिटिकल मैप लेके, उस पर पहले आप बुक में देखो, इन द फर्स्ट पेज एक मैप दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का इंडेक्स बनाया हुआ है कि जो फेडरल कंट्रीज़ हैं, तो उनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं, वट एवर यू लाइक, एनी 3 कंट्रीज़ जो फेडरल कंट्रीज़ हैं वो आप लोकेट कर सकते हो। जैसे मान लो इंडिया को आप शेडिंग कर सकते हो, अमेरिका नॉर्थ जो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको शेड कर सकते हो, कनाडा है उसको शेड कर सकते हो, या कोई भी, नाइजीरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कोई जो भी फेडरल कंट्रीज़ हैं, बस वो फेडरल होना चाहिए, कोई भी 3 आपकी चॉइस की। तो अगेन ये जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपने घर पे अपने मैप पे करके अपने कोई भी अपना वी कैन से अपनी बुक के पीछे लगा सकते हो, या एसएस कॉपी के पीछे लगाना है, पीछे बैक साइड पे आप लगा सकते हो, या कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे फ्रंट पे लगाने की देयर इज़ नो नीड। उसके बाद है बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है, वो मैंने जो क्वेश्चंस आपको भेजे उसमें कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है। उसी के बीच में ये सारे 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन दे आर ऑलरेडी कवर्ड। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये ब्लैंक की फॉर्म में है, प्लीज ट्राई टू फिल। 3 मिनट्स हैं, जल्दी से करिए, बस एक ही क्वेश्चन ये करते हैं, बाकी कल करेंगे। सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, कौन सी टाइप है ये? कमिंग टूगेदर, ठीक है। यू कैन राइट कमिंग टूगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, all the constituent states have equal powers and states and states are strong vis-a-vis का मतलब होता है in comparison with, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग vis-a-vis द फेडरल गवर्नमेंट, बट इंडिया का कौन से होल्डिंग टुगेदर, इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, and some states have more powers than others. In India, the central government has more powers. यहाँ पर आएगा central government has more powers. ठीक है जी। सो ये आपने करना है, बुक के ऊपर ही लिख लेना है, नो नीड टू राइट इन द नोटबुक। तो आज हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू टुमारो, ठीक है। बस इतना सही है, हमारा हो गया काम। कल हम कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और MCQs भी देख लेंगे, या कुछ भी anything related to this chapter. So with this, I want to thank you all, and I am going to end the meeting.